Hello friends, this is my new video on the topic some natural phenomena. On demand, I prepared this video. In this, I also included the activities and experiments given in between the explanation. I divided it into two parts. This is the first part of my explanation. My first topic is lightning. You must have observed lightning in the sky during a storm. You would also have seen sparks in an electric gas lighter used to light LPG at home. Have you seen similar sparks in a loose electric plug? All these sparks have similar nature. They arise because of flow of electric current through air. आपने बिजली जब आसमान में कड़कती है उस टाइम जो लाइटनिंग होती है उसको देखा ही होगा। और आपने जब हम घर पे गैस जलाते हैं तो उस टाइम लाइटर से स्पार्क निकलता है और लाइटनिंग जिससे हमारा गैस जलता है। और कभी कभी क्या होता है जब हमारा प्लग लूज़ होता है तो उसमें से स्पार्किंग निकलती है। तो अब ये सब क्या है, सिमिलर है नेचर में, कहीं ना कहीं दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। और मेन इसका कॉज क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट एयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से ये स्पार्किंग और लाइटनिंग हमें देखने को मिलती है। However, you have also read in class 7 that air is an insulator and that electric current cannot pass through it. So how do the sparks and lightning occur? Let us try to understand the nature of a spark. For this, let us first understand the nature of electric charges. अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो क्लास 7th में पढ़ा था कि एयर तो है वो एक इंसुलेटर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, तो यहाँ पे स्पार्किंग और लाइटनिंग कैसे हो रही है। तो अब इन सब को समझने के लिए कि स्पार्किंग और लाइटनिंग कैसे हो रही है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना होगा। अब फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज। Let us perform the following activities to understand the concept of electric charge. अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंसेप्ट क्या है उसके बारे में। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो कि एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है, रब अ प्लास्टिक कॉम्ब इन योर हेयर सेवरल टाइम्स। बोथ कॉम्ब एंड योर हेयर शुड बी ड्राई. In fact, this experiment works best when the weather is also dry. Now hold the comb above small pieces of paper. What happens? अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक कॉम्ब लेना है और उसको अपने हेयर पे रब करना है। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा अच्छा कब हो सकता है कि जब वेदर, हमारा मौसम भी ड्राई वेदर हो। फिर जो हमने कॉम्ब को रब किया है उसको लेके जाएंगे छोटे पेपर के पीसेस के पास। तो उस टाइम देखेंगे हम क्या होता है। यू विल फाइंड दैट द पेपर पीसेस गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब। क्या होगा जब हम कॉम्ब को लेके जाएंगे पेपर पीसेस के पास तो वो उससे चिपकने लगेंगे और कॉम्ब पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है उसी तरह पेपर पीसेस को कॉम्ब भी अट्रैक्ट करेगा। अब हम देखेंगे एक नेक्स्ट एक्टिविटी, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन है एक्सपेरिमेंटल। इन्फ्लेट अ बलून एंड रब इट अगेंस्ट योर ड्राई हेयर. नाउ जेंटली प्लेस इट अगेंस्ट अ वॉल. द बलून विल स्टिक टू द वॉल. नाउ रब अनदर बलून इन अ सिमिलर वे. Hang both the balloons close to each other. You will find that the two balloons push each other away or repel each other. अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि एक बलून है उनको इन्फ्लेट करना, मीन्स फुलाना है और उसको भी अपने ड्राई हेयर्स पे रब करना है। जेंटली आराम से उसको रब करेंगे और दीवार के पास में लेके जाएंगे। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि बलून वॉल से चिपक रहा है। अब एक और इसी में करेंगे कि एक बलून दूसरा लेकर उसको भी इन्फ्लेट करेंगे, मीन्स फुलाएंगे और उसको भी ड्राई हेयर से रब करेंगे। अब जो पहले हमने बलून फुलाया था और अब जो फुलाया उन दोनों को पास में लेके जाएंगे। तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे कि दोनों बलून एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, मीन्स अपोजिट प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब ये पिक्चर्स में आप देखेंगे ए पिक्चर शो करता है जो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कॉम्ब पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर रही थी, और बी एक्सपेरिमेंट जिसमें बलून को हमने ड्राई हेयर पे रब करके चार्ज किया था और वो वॉल से स्टिक हो रहा था।
और सी शो कर रहा है कि दो बलून्स जिनको ड्राई आइस पे रब किया गया वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। द कॉम और बलून आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड व्हेन दे आर रब अगेंस्ट द हेयर दे एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज। हम कह सकते हैं कि हमारी कॉम और बलून वो इलेक्ट्रिकली चार्ज थी, मीन्स दे एक्वायर इलेक्ट्रिकल चार्ज, उनमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस थे जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रोसेस हो रही थी। द इलेक्ट्रिक चार्जेस generated by rubbing are static, that is, they do not move. These electric charges produce in them a kind of force which can attract as well as repel object. We call this electrostatic force. ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ रबिंग के बाद वो स्टैटिक था, मीन्स द चार्जेस कैन नॉट मूव, इमूवेबल था। वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है। अब हम थर्ड एक्टिविटी करेंगे। इसमें रब अ पीवीसी रॉड और स्ट्रिप। यू कैन यूज़ a plastic straw, a comb or a plastic scale with a wool and hang it with a thread. Rub another similar rod in the same way and bring it near the suspended rod. अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है? एक पीवीसी रॉड लेनी है। पीवीसी रॉड मीन्स प्लास्टिक की सॉलिड रॉड। अगर स्ट्रिप हो तो स्ट्रिप ले सकते हैं, या कोई प्लास्टिक स्ट्रॉ पाइप, या कोई कॉम या प्लास्टिक स्केल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें पीवीसी रॉड लेके वूल पे रब करना है, फिर उसको थ्रेड के हेल्प से उसको लटका देना है। फिर एक और दूसरी रॉड लेके आएंगे, वही पीवीसी रॉड ही, उसको रब करेंगे वूल में और उसको पास में लेके जाएंगे सस्पेंडेड रॉड के। सस्पेंडेड रॉड मीन्स जो हमने लटका रखी है थ्रेड पे उस रॉड के। यू विल फाइंड दैट द टू रॉड्स रिपल ईच अदर। तो हम देखेंगे कि जो दो रॉड्स हैं, एक जो जिसको लटकाई है और एक जो हम दूसरी लेके गए हैं पीवीसी रॉड, वो एक दूसरे को रिपल कर रही है, मीन्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही है। ए वाला फिगर आप देख सकते हैं, इसमें शो हो रहा है कि कैसे दोनों रॉड एक दूसरे को रिपल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क एंड ब्रिंग इट नियर द चार्ज्ड पीवीसी रॉड। द ग्लास रॉड विल अट्रैक्ट द पीवीसी रॉड। अब हम क्या करेंगे? एक दूसरी ग्लास रॉड लेंगे और उसको सिल्क में रब करेंगे, फिर उसको उसी पीवीसी रॉड के पास लेके आएंगे जो हमने लटका रखी थी। जैसे आपको बी पिक्चर में शो हो रहा है, उस टाइम पे ये रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। रिपीट द एक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड ग्लास रॉड नियर अनदर सस्पेंडेड चार्ज ग्लास रॉड, द टू विल रिपल ईच अदर। अब क्या करेंगे? हम एक ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करके उसी पीवीसी रॉड की तरह लटकाएंगे और दूसरी ग्लास रॉड लेके आएंगे सिल्क पे रब करके उसके पास में। उस टाइम पे हम क्या देखेंगे? वो एक दूसरे को रिपल कर रही है, मीन्स फिर से अपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर रही है। जैसे सी पिक्चर में आप देख सकते हैं, दो ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। This activity clearly shows that the charges on the PVC and glass rods are not of the same type. There must be two different kinds of charges, one on the PVC rod rubbed with wood or flannel and the other on the glass rod rubbed with silk. इस एक्टिविटी से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों रॉड, एक पीवीसी और ग्लास रॉड दूसरा, उनमें सेम चार्जेस नहीं हैं। उनमें दो डिफरेंट तरीके के चार्जेस हैं। एक पीवीसी रॉड पे जिसको हमने वूल से रब किया था या फ्लैनल से, फ्लैनल जैसे जिसका वूलन शर्ट्स रहता है वो वाला कपड़ा रहता है, और दूसरा ग्लास रॉड पे जिसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया है। Benjamin Franklin, a scientist of the 18th century, gave specific names to these charges. The charge on the glass rod was named positive charge and the charge on the PVC rod was called negative charge. 18th century के एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उन्होंने इन चार्जेस का नेम दे दिया। पहले हमें ये पता था कि डिफरेंट चार्जेस हैं, बट उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था। जो चार्ज ग्लास रॉड पे था उसका नाम उन्होंने पॉजिटिव चार्ज रखा, और जो चार्ज पीवीसी रॉड पे था उसको निगेटिव चार्ज बोला। फ्रॉम द
above activities we can infer the following. जो हमने ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की उससे हमें कुछ फैक्ट्स मिले. जैसे फर्स्ट है, टू नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट द पीवीसी रॉड रिपल ईच अदर. फर्स्ट फैक्ट क्या है कि दो नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, जैसे दो पीवीसी रॉड्स थी, वो दोनों नेगेटिवली चार्ज थी, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे. सेकेंड, टू पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट द ग्लास रॉड्स आल्सो रिपल ईच अदर. सेकेंड फैक्ट क्या है कि दो पॉजिटिवली चार्ज जो दो ग्लास रॉड्स थी वो दोनों पॉजिटिवली चार्ज थी, वो भी एक दूसरे को रिपल कर रहे थे. थर्ड है, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट पीवीसी रॉड. जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड था वो नेगेटिवली चार्ज पीवीसी रॉड को अट्रैक्ट कर रहा था. दिस लीड्स अस टू द कंक्लूजन that the like charges repel and unlike charges attract each other. इससे हमें एक कंक्लूज़न मिला कि जब सेम चार्जेस होगा, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे. और अगर अपोजिट चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. व्हेन यू रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. एट द सेम टाइम द सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स एन इक्वल नेगेटिव चार्ज. जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब किया तो ग्लास रॉड के नेगेटिव चार्ज सिल्क रॉड में ट्रांसफ़र हो गए, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज बचा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज था. और सिल्क क्लॉथ के पास उतने ही इक्वल इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिवली चार्ज हो गए थे जो उसने ग्लास रॉड से लिया था. मींस दोनों के चार्जेस इक्वल थे. ग्लास के पास उतने ही पॉजिटिव चार्ज थे और सिल्क के पास उतने ही निगेटिव चार्ज थे. Similarly, when PVC is rubbed with wool, the PVC gets a negative charge whereas the wool gets an equal positive charge. उसी तरह जब PVC रॉड को वूल पे रब किया गया तो PVC रॉड ने वूल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिए और वूल के पास पॉजिटिव ही चार्ज बचे. तो उस टाइम पे PVC रॉड का नेगेटिव चार्ज वूल के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल हो गया. Thus, when two bodies are charged by rubbing against each other, they acquire equal and opposite charge. इससे हमें कंक्लूज़न क्या मिला कि जब दो बॉडी को रब किया जाता है एक दूसरे से तो उनको दो अलग अपोजिट चार्ज मिलते हैं बट वो इक्वली रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिंग फॉर चार्ज. वी हैव सीन दैट अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी विथ एन अपोजिट चार्ज. A charged body can also attract an uncharged body. For example, the charged comb can attract pieces of paper which are not charged. अभी तक हमने देखा कि एक चार्ज्ड बॉडी दूसरे अपोजिट चार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है, बट कुछ केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक चार्ज्ड बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी, मतलब एक चार्ज बॉडी जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिवली चार्ज हैं, वो एक अनचार्ज बॉडी जिसमें चार्जेस नहीं है उसको भी अट्रैक्ट करती है. जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखा था, उसमें कॉम को हमने ड्राई हेयर पे रब करके चार्ज किया था, फिर उसको पेपर पीसेस के पास में लेके गए थे. उस टाइम पे पेपर पीसेस अनचार्ज था, फिर भी कॉम चार्ज थी, फिर भी वो अट्रैक्ट कर रहा था पेपर पीसेस को कॉम. Therefore, attraction by a charged body does not indicate whether the other body is also charged or not. However, if the body being tested is repelled by a charged body, you are certain that it is charged. It has the same charge as on the charged body. तो हमें इससे क्या पता चला कि सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं पता चलता कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं, पर अगर जिस बॉडी पे टेस्ट किया जा रहा है वो दूसरे चार्ज बॉडी को रिपल करेगी तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो भी चार्ज्ड है और उसका चार्ज कैसा है, जो चार्ज बॉडी जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं उसी के सेम चार्ज वाली वो भी बॉडी है. Therefore, to test if a body is charged or not, bring near it a positively charged body and a negatively charged body one by one. तो अगर हमें टेस्ट करना है कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं तो उसके फ्रंट में पहले एक बार पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे, मतलब जिसका प्लस चार्ज हो, और एक बार निगेटिवली चार्ज बॉडी उसके फ्रंट में लेके आएंगे जिसका निगेटिव चार्ज हो.
इफ़ इट इज़, अगर वो फॉलोइंग फैक्ट्स को शो करता है तो उससे हमें पता चलेगा कि उसका चार्ज कैसा है। तो फर्स्ट होगा अट्रैक्टेड बाय बोथ, इट हैज़ नो चार्ज। अगर उसके फ्रंट में, जिस बॉडी पे हम टेस्ट कर रहे हैं उसके फ्रंट में जब हम चार्ज बॉडी को ले जा रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज बॉडी, वो दोनों को अट्रैक्ट करिए तो उससे हमें पता चलेगा कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। जैसे कॉम और पेपर वाले केस में था कि पेपर में कोई चार्ज नहीं था, तो वो चाहे प्लस चार्ज वाला होता चाहे माइनस चार्ज होता, उससे वो अट्रैक्ट होता। सेकेंड है रिपल्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इट इज़ आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। मीन्स अगर उसके फ्रंट में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके गए हम, उसको वो रिपल कर रहा है, मीन्स एक अपोजिट फोर्स उसके अगेंस्ट में लगा रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा कि वो जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए सेम चार्ज होके वो रिपल कर रहा है। फिर थर्ड है रिपल्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इट इज़ आल्सो नेगेटिवली चार्ज। फिर यही, अगर जिस बॉडी पे हम टेस्ट कर रहे हैं वो चार्ज बॉडी को रिपल कर रहा है और हमारी चार्ज बॉडी भी निगेटिव है, तो उस टाइम हमें पता चलेगा कि जो टेस्ट कर रहे हैं जिस पे, वो भी निगेटिव चार्ज है, इसीलिए सेम चार्ज होके वो उसको भी रिपल कर रहा है। दस रिपल्शन अलोन इज़ अ श्योर टेस्ट ऑफ वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिला कि रिपल्सन ही है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, क्योंकि अनचार्ज बॉडी में अट्रैक्शन हो सकता है, बट अगर बॉडी चार्ज है, सेम चार्ज हो रहा है, उस टाइम पे रिपल्शन शो कर देगा कि हमारी टेस्ट करने वाली बॉडी भी चार्ज्ड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एटम। व्हेन वी रब टू बॉडीज टुगेदर, वेयर डू इलेक्ट्रिक चार्जेस कम फ्रॉम? Electric charges are actually present inside atoms. Every atom contains particles with both positive and negative electric charges. हमारे दिमाग में ये आया होगा कि जब हम दो चीज़ों को रब कर रहे हैं तो ये चार्जेस कहाँ से आ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सभी एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस प्लस वाले होते हैं और निगेटिव चार्जेस माइनस वाले होते हैं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ नेगेटिव चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड प्रोटॉन्स। नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ निगेटिव चार्जेस, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस, जिसको प्रोटॉन कहते हैं। सो द चार्जेस न्यूट्रलाइज और कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स के अंदर दोनों चार्जेस इक्वल होने के कारण पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों इक्वल होती है, जिसके कारण वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मीन्स उनका इफ़ेक्ट दोनों का नहीं रहता, वो न्यूट्रल रहते हैं या फिर वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर firmly bound in the atom while the negatively charged particles are more loosely bound. It is possible to remove some of the negatively charged particles by the process such as rubbing. एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्लस चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं वो एटम से काफ़ी स्टिक होते हैं, काफ़ी चिपके हुए रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिव चार्ज वाले वो थोड़ा लूज़ होते हैं, मीन्स इतना टाइटली नहीं चिपके रहते, थोड़ा सा लूज़ लेवल पे होते हैं, जिससे ये इजी रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जल्दी हो जाता है। मीन्स जैसे प्रोसेस हमने की रबिंग, उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में निगेटिव चार्ज जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है एक बॉडी से अनदर बॉडी में। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय रबिंग। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, some negatively charged particles move from the glass rod to the silk cloth. The result is that the glass rod is left with an excess of positively charged particles, while the silk cloth acquires excess of negatively charged particles. जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े पे या सिल्क की थिंग्स पे रब किया तो उस टाइम पे ग्लास रॉड के जो निगेटिव चार्ज थे वो ट्रांसफ़र हो गए सिल्क के क्लॉथ में, और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, ग्लास रॉड में से पॉजिटिव चार्ज ही बचे और सिल्क के क्लॉथ में एक्सेस निगेटिवली चार्ज हो गए जो उसने ग्लास रॉड से लिया था।
That is why the glass rod become positively charged and the silk cloth become negatively charged. As a result यही हुआ कि जो ग्लास रॉड था वो पॉजिटिवली चार्ज्ड था और सिल्क का क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज था. When PVC is rubbed with wool, negatively charged particles are transferred from wool to PVC. Thus, wool acquires positive charge and PVC acquires negative charge. जब PVC रॉड को वूल पे रब किया गया उस टाइम पे PVC रॉड ने वूल के निगेटिवली चार्ज को ले लिया, क्योंकि इन कंपैरिजन टू वूल PVC रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और वूल में पॉजिटिव चार्ज ही बचा. अब PVC ने निगेटिवली चार्ज ज़्यादा लिया तो वो निगेटिवली चार्ज हो गया और वूल में पॉजिटिव चार्ज ही मोस्टली बचा, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज ही रहा. This also explains why two bodies rubbed against each other acquire equal and opposite charge. इससे हमें पता चलता है कि कैसे जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो उसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस कैसे हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. उसमें फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. Do you know that when two objects are rubbed against each other, they acquire equal and opposite charge? When two objects are rubbed together, there is friction between them. Therefore, the method of charging an object is rubbing is against another object is called charging by friction. First है charging by friction. Friction means एक ऐसा फोर्स जो किसी चीज़ को रोकता है. जैसे हमने जब ऑब्जेक्ट को रब किया था तो उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ जा रहे थे. इससे हमें क्या पता चला कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन आता है. मीन्स मान लीजिए ग्लास रॉड को सिल्क पे रब कर रहे हैं तो रॉड को रब करते टाइम पे उसमें थोड़ा फ्रिक्शन आएगा. मीन्स ऐसे थोड़ा सा वो उसको रोकेगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा. उस टाइम पे वो हेल्प करेगा जो फ्रिक्शन लग रहा है कि चार्जेस जनरेट हो. तो ये फ्रिक्शन भी एक मेथड हो सकता है जिससे हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को. दैट इज़ ये मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. सेकेंड मेथड हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन. एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी चार्ज्ड बाय टचिंग इट टू अ चार्ज बॉडी. दिस हैपन्स बिकॉज सम चार्ज from the charged body get transferred to the uncharged body till both are equally charged. This is called charging by conduction. दूसरा मेथड हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चार्ज्ड बॉडी में टच करा के भी चार्ज कर सकते हैं. ये कैसे होगा? जब हम एक चार्ज्ड बॉडी में एक दूसरे ऑब्जेक्ट या बॉडी को टच करेंगे तो चार्ज्ड बॉडी के जो चार्ज हैं वो अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. मींस वो ट्रांसफ़र जब तक होंगे जब तक दोनों बॉडी के चार्ज इक्वल नहीं हो जाएंगे और इस मेथड को हम क्या कहेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन. इन दिस केस द बॉडी बीइंग चार्ज्ड एक्वायर्स द सेम काइंड ऑफ चार्ज एज दैट ऑन द चार्ज बॉडी. मीन्स चार्ज बॉडी पे जैसे चार्ज हैं फिर जिस अनचार्ज बॉडी को हमने उस पर टच किया है तो चार्ज बॉडी के सेम चार्ज ही उस अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे. मीन्स दोनों बॉडी के चार्ज सेम ही रहेंगे. नेक्स्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन. अ बॉडी कैन आल्सो बी चार्ज्ड बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर इट बट नॉट टचिंग इट. दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन. एक नेक्स्ट मेथड हमारा जो इंडक्शन है इसमें क्या होता है कि इससे पहले हम बॉडी को टच कर रहे थे तब अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज हो रही थी. बट इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक चार्ज्ड बॉडी के पास अगर हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को लेके जाएंगे तब भी वो चार्ज्ड हो सकती है. यही चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है. इन दिस केस द बॉडी बीइंग चार्ज एक्वायर्स एन अपोजिट चार्ज टू डैट ऑफ बॉडी चार्जेस. अब भी कंडक्शन के केस में हमने देखा था कि टच करने पे सेम ही चार्ज अनचार्ज बॉडी को मिल रहा था. बट इंडक्शन में क्या है कि अगर चार्ज्ड बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी जो उसके पास में रखी गई है उसमें निगेटिव चार्ज होगा. मीन्स इसमें अपोजिट चार्ज मिलेगा ना कि सेम. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप.
You can make your own electroscope to detect if a body is charged or not and also to measure its charge. Means हम खुद भी अपना एक खुद का इजली इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं, और उसके चार्ज भी मेज़र कर सकते हैं कि कितना चार्ज है या कौन सा चार्ज है। अभी हमारी एक्टिविटी 4 है, ये भी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हम अपना खुद का इलेक्ट्रोस्कोप बनाएंगे। फर्स्टली टेक अ ग्लास बॉटल विथ अ वाइड माउथ, कवर इट विथ अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक ग्लास बॉटल लेंगे जिसका मुंह वाइड होना चाहिए, मीन्स बड़ा सा मुंह होना चाहिए या चौड़ा होना चाहिए। उसको एक कार्डबोर्ड के पीस से कवर करेंगे। मेक अ होल इन द कार्डबोर्ड एंड पास अ मेटल वायर थ्रू इट। फिर कार्डबोर्ड के मिडल में एक होल करेंगे और उससे हम एक मेटल का वायर लेके अंदर की तरफ डालेंगे जार के या फिर बॉटल के। टर्न बोथ एंड्स ऑफ द वायर, कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉयल अबाउट 3 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर ईच। फिर जो हमने वायर डाला है उसके दोनों एंड्स, जो स्टार्टिंग एंड्स और जो एंडिंग एंड है, दोनों को फोल्ड कर देंगे और जो पार्ट कार्डबोर्ड से अंदर गया है बॉटल में उसको फोल्ड करेंगे और उस पर एल्युमिनियम की 2 स्ट्रिप लेके लगा देंगे जिसका लेंथ होगा 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ होगा 1 सेंटीमीटर। हैंग देम on the lower end of the metal wire. Touch a negatively charged PVC rod to the upper end of the iron wire. Do the 2 aluminum strip repel each other. वायर के अंदर वाले पार्ट पे एल्युमिनियम को स्ट्रिप जो हमने प्रिपेयर किया है उसको हैंग करेंगे, उसको लटका देंगे और ऊपर वाला जो मुंह है वायर का जिसको हमने फोल्ड कर रखा है उस पर नेगेटिवली चार्ज पीवीसी रॉड को टच करेंगे और वो अपर एंड आयरन वायर का है जिस पे हम टच कर रहे हैं। तो डू द 2 एल्युमिनियम स्ट्रिप रिपल ईच अदर। तो हमें देखना है कि जो एल्युमिनियम स्ट्रिप हमने बॉटल के अंदर लगाई थी वो एक दूसरे को रिपल कर रही है। दिस हैपन्स बिकॉज द स्ट्रिप गेट चार्ज नेगेटिवली बाई कंडक्शन व्हेन टच्ड विथ पीवीसी रॉड। ये रिपल्सन एल्युमिनियम स्ट्रिप्स में क्यों हो रहा है? कंडक्शन की वजह से। जब ऊपर वाले आयरन पार्ट में पीवीसी रॉड को टच किया जा रहा है तो उसके चार्जेस एल्युमिनियम स्ट्रिप्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। द 2 स्ट्रिप्स रिपल ईच अदर एंड ओपन आउट। द ग्रेटर द चार्ज ऑन द पीवीसी रॉड द मोर द चार्ज इट विल ट्रांसफ़र टू द स्ट्रिप्स एंड द ग्रेटर विल बी द सेपरेशन बिटवीन द स्ट्रिप्स। अब पीवीसी रॉड टच करने पे जो उसके चार्जेस एल्युमिनियम स्ट्रिप पे आए वो इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर दिए कि एल्युमिनियम स्ट्रिप अलग हो गए। जितना चार्ज पीवीसी रॉड पे रहेगा उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा एल्युमिनियम स्ट्रिप पे और वो रिस्पॉन्सिबल होगा उन स्ट्रिप्स को सेपरेट करने में या अलग करने में। दिस अरेंजमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ चार्ज्ड and also to measure its charge by noting the amount of separation it produces in the 2 strip. ये जो हमने एक्टिविटी की थी कि एल्युमिनियम स्ट्रिप को लगा के, इससे हम ये मेज़र कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज है कि नहीं, और ये हेल्पफुल होगा ये भी मेज़र करने में कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे एल्युमिनियम स्ट्रिप में जितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था पीवीसी रॉड से उतना ही उन दोनों में सेपरेशन हो रहा था। तो सेपरेशन से हम पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसको मिल रहा है। दिस इज़ द प्रिंसिपल यूज टू मेक द इलेक्ट्रोस्कोप, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड मेज़र इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रिंसिपल होता है, इसी प्रिंसिपल पे हम इलेक्ट्रोस्कोप डिज़ाइन करते हैं। एक इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, मींस किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं ये पता कर सकते हैं और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें है या ट्रांसफ़र हो रहा है उसको भी जान सकते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक मेटल का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो अटैच्ड होता है मेटल रॉड से और मेटल रॉड को अंदर डालता है एक बेल जार, मीन्स एक जार लेके ग्लास का ले सकते हैं उसके अंदर, और जार के अंदर अटैच करने पे
उसको स्टेबल करने के लिए मीन्स उसी पे रोकने के लिए एक टाइटली फिटिंग रबर स्टॉपर लगाया जाता है, जो टाइट सा रबर स्टॉपर उसमें फिट कर दिया जाता है। एट द बॉटम ऑफ द मेटल रॉड आर माउंटेड टू थिन स्ट्रिप्स और लीव्स ऑफ मेटल. These can be made up of copper, brass or gold. The bell jar rests on a wooden base. Tin foil is attached to the sides of the bell jar. जहाँ पे वो रॉड, मेटल की रॉड इंड हो रही है जार के अंदर, उस पे 2 मेटल की स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं. वो कॉपर की भी हो सकती हैं, ब्रास की वो हो सकती हैं, या फिर गोल्ड की स्ट्रिप को भी लगा सकते हैं. और जो बेल जार है हमारा, उसको एक वुडन बेस के नीचे मीन्स वुडन का बॉक्स या फिर सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर रखेंगे. और बेल जार के साइड में अंदर की तरफ से दोनों तरफ एक एक टिन फॉयल मीन्स टिन का एक पतला फॉयल लाइक स्ट्रक्चर बना के उसको बेल जार के साइड्स में अटैच कर देंगे. ये फिगर में आप देख सकते हैं ऊपर एक मेटल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फिक्स किया गया है. फिर उसके मिडल में से ये मेटल रॉड आके ग्लास के अंदर गई है बेल जार के. फिर उसके एंड पे 2 मेटल स्ट्रिप या मेटल लीव्स को अटैच किया गया और बेल जार के साइड में टिन फॉयल लगाए गए हैं. और ये हमारा बेल जार किस पे रखा हुआ है, एक वुड का बेस लाइक स्ट्रक्चर बना के उस पर रख दिया गया है. द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेज़र चार्ज. अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का भी यूज़ हम चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ये जानने के लिए चार्ज है उस ऑब्जेक्ट में या नहीं, इसलिए यूज़ करते हैं. और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है मीन्स चार्ज को मेज़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं. अब हमारा 5 एक्टिविटी है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन. टच द बॉडी टू बी टेस्टेड टू द मेटल डिस्क ऑफ द gold leaf electroscope. If the leaves diverge, the body is charged. इसमें क्या करना है कि हमें टच करना है जो मेटल डिस्क हमने ऊपर अटैच कर रखा है उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के. अगर वो जो लीव्स मेटल लीव्स लास्ट में ग्लास रॉड के हमने अटैच किया, अगर वो डाइवर्स हो रही है मीन्स अलग हो रही हैं, थोड़ा सा सेपरेट हो रही हैं, तो इससे पता चलेगा कि हमारी बॉडी चार्ज्ड है. The amount of divergence of the leaf is a measure of the amount of charge on the body. जब हमने बॉडी से टच किया मेटल डिस्क को, तो जितना लीफ डाइवर्स हो रही है मीन्स सेपरेट होंगी, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है. टू फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज, to test whether a body has a positive or negative charge, it is necessary to charge the electroscope with a known charge. अगर हमें पता करना है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने इलेक्ट्रोस्कोप को एक ऐसे चार्ज से चार्ज करें जिसके बारे में हमें पता हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. मान लीजिए हमारा मेटल रॉड है, उसको चार्ज करना है तो उसको रब कर देंगे सिल्क के क्लोथ से, या फिर जैसे पीवीसी रॉड था उसको वूल से रब करके हमने चार्ज किया. तो उसी तरह इलेक्ट्रोस्कोप में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ज ग्लास रॉड में है, तभी पता चलेगा कि जिस बॉडी पे टेस्ट कर रहे हैं उसका चार्ज भी कैसा है. अब हमारा 6 एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी. टच द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विथ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पीवीसी रॉड. द लीव्स गेट चार्ज्ड नेगेटिवली एंड डाइवर्स. इसमें क्या करना है कि जो मेटल डिस्क है उस पर पीवीसी रॉड जो नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए उसको टच करेंगे. फिर हम देखेंगे जो मेटल स्ट्रिप्स या मेटल लीव जार के अंदर है उसमें डाइवर्स होगा या डाइवर्जन होगा मीन्स सेपरेशन होगा. नोट द अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस. नाउ ब्रिंग द बॉडी विथ एन अननोन चार्ज क्लोज टू द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप. नोट द डाइवर्जेंस. पीवीसी रॉड को टच करने के बाद कितना डाइवर्जेंस हो रहा है मेटल लीव्स में, मतलब कितना सेपरेशन हो रहा है वो नोट करेंगे. फिर एक अननोन बॉडी लेके आएंगे डिस्क के पास में, फिर देखेंगे कि उसमें कितना डाइवर्जेंस हो रहा है मीन्स नोट कर लेंगे कि उस टाइम पे लीव्स में कितना
सेपरेशन या डाइवर्जेंस हो रहा है। हमने पीवीसी रॉड से नेगेटिव चार्ज कर दिया स्ट्रिप्स को, क्योंकि वो भी नेगेटिव चार्ज था, और वो आके ट्रांसफ़र हो गए चार्जेस, जिससे हमारे मेटल स्ट्रिप भी नेगेटिव चार्ज हो गए। फिर जब एक अननोन बॉडी जिसका चार्ज हमें नहीं पता उसको लेके आएंगे डिस्क के पास, तो हमें पता चलेगा कि उसका कैसे चार्ज है। अगर डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रिप्स में, तो पता चलेगा कि जो बॉडी हम लाए हैं टेस्ट करने के लिए उसका भी निगेटिव चार्ज है। इसलिए सेम चार्ज होने के कारण उन स्ट्रिप्स में डाइवर्जेंस हो रहा है। If the divergence of the leaves increases, the body has a similar charge, that is, it is negatively charged. अगर लीव्स में मेटल स्ट्रिप्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हो रहा है, मीन्स उस अननोन बॉडी को जिसका चार्ज हम टेस्ट करने के लिए लाए थे वो भी नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए सिमिलर चार्ज होने के कारण दोनों में डाइवर्जेंस हो रहा है। इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स डिक्रीज, द बॉडी हैज़ अपोजिट चार्ज, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। मीन्स अगर लीव्स डाइवर्जेंस उनका कम हुआ, वो एक दूसरे के थोड़ा क्लोज हो रही है, मीन्स दे आर गोइंग टू स्टिक विथ ईच अदर, तो उस टाइम पे हमें क्या पता चलेगा कि अब जो बॉडी जिसका टेस्ट कर रहे हैं हम चार्ज, उसका अपोजिट चार्ज है। इसीलिए मेटल स्ट्रिप्स में नेगेटिव चार्ज होने के कारण उन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। अब आप ये फिगर में देख सकते हैं, ए वाला शो कर रहा है कि कैसे हम पीवीसी रॉड लाके मेटल डिस्क पे टच करेंगे तो उस टाइम पे नेगेटिव चार्ज जाके स्ट्रिप्स को भी नेगेटिव करेगा। मीन्स ये चार्जिंग मेथड है, जिससे मेटल स्ट्रिप्स को हमने चार्ज कर दिया नेगेटिव। फिर सेकेंड बी जो है उसमें देखिए डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा। मीन्स ये देखिए लीव्स जो है एक दूसरे से ज़्यादा सेपरेट हो रही है, इसका मतलब जो बॉडी जिसका टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी निगेटिवली ही चार्ज है, तभी डाइवर्जेंस बढ़ रहा है। फिर सी देख सकते हैं, डाइवर्जेंस डिक्रीजेस इफ़ अननोन चार्जेस अपोजिट। फिर अगर वो बॉडी निगेटिव से पॉजिटिव है, मीन्स अपोजिट है, मेटल स्ट्रिप के अपोजिट चार्ज वाली है, तो उस टाइम पे डाइवर्जेंस डिक्रीज़ होगा। इसीलिए हमें पता चलेगा कि जो बॉडी जिसका टेस्ट कर रहे हैं हम वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसमें एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7। Take 2 electroscopes, charge the leaves of one of them using a PVC rod. Now connect the disc of the 2 electroscope using a copper wire. Take care not to touch the disc or the copper wire with your hands. इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रोस्कोप्स लेने हैं और एक का लीव्स मीन्स एक को चार्ज करेंगे पीवीसी रॉड से, मीन्स नेगेटिवली चार्ज। फिर दोनों इलेक्ट्रोस्कोप्स के जो मेटल डिस्क हैं उसको कनेक्ट करेंगे कॉपर वायर के यूज़ करके। ये करने के टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि उसको हम अपने हैंड से ना टच करें, नहीं तो चार्ज में या हमारे एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस हो सकता है। You will find that the leaves of the second electroscope also diverge. The divergence of the leaves of the first electroscope decreases. मीन्स आप देखेंगे जब दोनों मेटल डिस्क को कनेक्ट करेंगे दोनों इलेक्ट्रोस्कोप के, तो आप देखेंगे कि दूसरा जो अनचार्ज्ड है, मीन्स एक को हमने पीवीसी रॉड से चार्ज किया था और दूसरा जो इलेक्ट्रोस्कोप जो चार्ज नहीं है उसकी लीव्स भी डाइवर्ज होने लगेंगी, और धीरे धीरे ये देखेंगे कि जो फर्स्ट लीव है उसका डाइवर्जन कम होने लगेगा, जो चार्ज्ड था उसकी लीव्स का डाइवर्जन कम हो रहा है, और दूसरा जो उससे कनेक्टेड अनचार्ज्ड है उसकी लीव्स की डाइवर्जन बढ़ रही है। दिस शोज दैट सम ऑफ द चार्ज हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड इलेक्ट्रोस्कोप थ्रू द कॉपर वायर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ चार्जेस जो चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप से अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज हो रहे हैं, किसके हेल्प से? कॉपर वायर के हेल्प से। नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड कनेक्ट द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप बाय कीपिंग अ प्लास्टिक स्केल ओवर देम। द लीव्स ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रोस्कोप डू नॉट सेपरेट आउट. नो चार्ज इज देयरफॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड इलेक्ट्रोस्कोप.
अब इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, बट इस टाइम दोनों इलेक्ट्रोस्कोप के मेटल डिस्क को एक प्लास्टिक स्केल से कनेक्ट करेंगे। बट हम देखेंगे कि इसमें कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर है चार्जेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। What do you conclude from this? Charge can flow through the copper wire but cannot flow through plastic. Copper is conductor of charge. Plastic is an insulator or a non-conductor of charge. ये जो हमने एक्टिविटी की, इससे हमें क्या पता चला कि क्यों क्या कहते हैं जो हमारा चार्ज है वो कॉपर वायर में फ़्लो हुआ और फिर प्लास्टिक का कनेक्ट करने पे क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुआ। क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स ऐसा जिसमें चार्जेस ईज़िली फ़्लो हो जाता है, और पर जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर है। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें चार्जेस सही से फ़्लो नहीं हो पाते या ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाते। यू कैन टेस्ट योर मटेरियल इन द सेम वे. You will find that metals such as iron, aluminium are conductors. हमें अगर टेस्ट करना है कि हमारा मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हम जब टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कुछ और मेटल्स जैसे आयरन, एल्युमिनियम, ये सब भी अच्छे कंडक्टर्स हैं, मीन्स इसमें भी चार्ज इजली फ्लो हो सकता है। So is the lead of your pencil. The lead is actually a form of carbon called graphite. अगर हम देखेंगे जो हमारी पेंसिल की लीड होती है वो कार्बन का ही एक फॉर्म होता है जिसे ग्रेफाइट करते हैं, तो वो भी एक अच्छी कंडक्टर हो सकती है चार्जेस को पास करने में। रबर, वुड, पेपर, प्लास्टिक, पीवीसी, ग्लास एक्सेट्रा नॉन कंडक्टर्स। ये रबर, वुड, पेपर, प्लास्टिक, पीवीसी, ग्लास और काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉन कंडक्टर्स हैं, मीन्स इसमें चार्जेस इजली नहीं फ्लो हो सकते या नहीं ही फ्लो हो सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थिंग. द ह्यूमन बॉडी कैन आल्सो कंडक्ट चार्ज टू सम एक्सटेंट. दिस इज वाई इफ यू टच द डिस्क ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विथ योर फिंगर्स द मेटल लीव्स कोलैप्स बिकॉज द चार्ज फ्लोज थ्रू योर बॉडी टू द अर्थ. क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में भी चार्ज कुछ हद तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं? इसीलिए आप एक्सपेरिमेंट 7 में आप नोटिस किए होंगे कि एक इंस्ट्रक्शन था कि हमें टच नहीं करना है मेटल डिस्क को, क्योंकि उस टाइम अगर हम मेटल डिस्क को टच करते तो जो इलेक्ट्रोस्कोप की स्ट्रिप्स हैं वो कोलैप्स भी हो सकती थी, क्योंकि चार्जेस हमारी बॉडी से अर्थ में ट्रांसफ़र हो सकते थे. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग of charge from a charged object to earth is known as earthing. ये प्रोसेस जिसमें एक चार्ज बॉडी से चार्ज अर्थ में ट्रांसफ़र होते हैं इसी को अर्थिंग कहते हैं. अर्थिंग इज़ यूज टू डिस्चार्ज एन इलेक्ट्रोस्कोप बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट. इस अर्थिंग प्रोसेस से हम इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्चार्ज कर सकते हैं. जैसे मेटल जो डिस्क था उसको अर्थ से टच करने पर उसके चार्जेस अर्थ में